हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा छठवीं का सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय 3 है इसको आज कंप्लीट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सरकार क्या है। इससे पहले 2 अध्याय पूरे किए जा चुके हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप उसके वीडियोस देख सकते हैं। अभी जो हमारा ये एनसीईआरटी कवर करने का कारण ये है कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हम लोग को एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी कोचिंग में भी जाएंगे तो एनसीईआरटी के ही अलग से शॉर्ट करके उन लोग नोट्स बना के उसको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमें एनसीईआरटी अच्छे से कवर होगा तो हमें बाकी चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो चलिए हम लोग अभी इस अध्याय 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, और इसके बाद में इसके क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। तो सरकार क्या है, इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यहाँ पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजनीतिक सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। यहाँ पे ऊपर में कुछ अखबार की सुर्खियों को देखकर इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। और दूसरा पॉइंट है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश नियुक्त किए गए सरकार। और कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो ये सब सरकार के द्वारा किए गए काम हैं, उन सरकार से की जाने वाली मांगे हैं जो हमें अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाती हैं। आगे देखते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों के से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। इसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सरकार के जो अंग हैं क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत पेट्रोलियम, सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब जो सरकार के अंग हैं। तो यहाँ पर दिया है कि शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। यहाँ पे ऊपर में कुछ दिया है। क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है। तो जैसे यहाँ पर सरकार हमारे लिए स्कूल की सुविधा और स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें तो है ही। और भी जितने भी काम सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं, जो भी सरकार लोगों के लिए करती है, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग
सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उसे लागू करती है। तो नियम कानून बना के जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार जो है ये सब कदम उठाते हैं। आगे देख लेते हैं सरकार के स्तर। तो कितने स्तर में सरकार होती है ये महत्वपूर्ण है, इसको जानना जरूरी है कि सरकार के जो कितने स्टेप हो सकते हैं। तो अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। कौन सा स्तर? राष्ट्रीय स्तर, स्थानीय स्तर और राज्य स्तर। ये तीनों को याद रखना जरूरी है। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखें, जैसा हरियाणा एवं असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्र को देखें, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग क्या है, स्थानीय सरकार के बारे में जानेंगे और उसके बाद में है राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बारे में जो काम होती है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो काम किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसके बारे में हम अगली कक्षाओं में उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर जो हमारा भारत का नक्शा है इसको अच्छे से देख लीजिए, इससे क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश जो है, यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान है, यहाँ पर चीन है, ये नेपाल है, फिर यहाँ बांग्लादेश है, तो ये भूटान है। इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा लोकेशन इसका याद रहना चाहिए। म्यांमार यहाँ पर है, ये जो है बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये श्रीलंका है, और ये हमारा जो भारत का क्षेत्र अंडमान और द्वीप निकोबार जो यहाँ का ये वाला क्षेत्र है, और हमारा ये पूरा भारत के जो राज्य हैं यहाँ पर नक्शे में आप देख सकते हैं। सभी को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। यहाँ से अभी जो है तेलंगाना अलग हो चुका है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, बिहार। ये उत्तर पूर्वी जो यहाँ पर जो राज्य हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और यहाँ पर ये बाकी जो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सारे जो है राज्य यहाँ पर, इनको जितना जल्दी हो सके हमें नक्शे को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, धीरे से जो है इसको बार बार देखते रहेंगे तो नक्शा हमारा याद हो जाएगा। और अपने स्टडी रूम में एक भारत का नक्शा भी अच्छे से होना चाहिए ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम उसके बारे में जान सकें। उसके बाद है प्रशासनिक प्रभाग। यहाँ पर जो है इन्हीं जो राज्य हैं उन राज्यों के बीच में जो जिले हैं, कौन से जिले कहाँ से लगे हुए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसको आप देख सकते हैं, अगर बुक रखे हैं तो उसमें भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नोट दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। जैसा कि मैंने कहा कि तेलंगाना जो है यहाँ से कट कर 2 जून 2014 को जो है भारत का जो है 29वां राज्य बन गया है। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। तो ऐसा नहीं है कि कानून सिर्फ बना के छोड़ दिए, हम जो है कानून को बाध्य भी करते हैं मानने के लिए। लोगों को सरकार के द्वारा बाध्य किया जाता है। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं तो चाहे तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि
लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से हमारे मास्क पहनने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा हमें कह रही है कि आपको मास्क पहन के ही रहना होगा, नहीं तो फिर जुर्माना लगाया जाएगा। तो सरकार जो है कानून बनाती है जनता के भले के लिए है, उनके सुरक्षा के लिए, और उनका जब पालन नहीं किया जाता है तो उसके लिए सरकार उनको बाध्य करती है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको अपने धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया जा गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। मतलब जब सरकार ने तो कह दिया है ये कानून है, इसको मानना पड़ेगा, लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं मानता है और सरकार उससे अनजान है तो जिसके साथ अब उसके भेदभाव हो रहा है या फिर उसका नुकसान हो रहा है वो न्यायालय जाकर अपनी बात को रखेगा, फिर न्यायालय उसको निर्णय देगी कि किस तरह से इसका समाधान किया जाएगा। सरकार के प्रकार, अब आते हैं सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। तो हमने जो सरकार हमारी कानून बनाती है हमारे लिए, लेकिन उसको कौन इतना शक्ति दिया हुआ है कि वो कानून को बनाए और लोगों पर लागू करने के लिए उनको पालन करने के लिए बाध्य करे। तो वो किस पर निर्भर करती है कि सरकार कैसी है, कैसी सरकार है, राजतंत्र है या प्रजातंत्र है, उस पर निर्भर करता है। आगे समझेंगे। जैसे कि ये राजा है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो राजा के समय में राजा के पास पावर होता है, राजा बोल देगा जो भी चीज़ वो मानना पड़ेगा जनता को। तो उस तरह से अभी जो है सरकार के प्रकार में हम समझेंगे कि कौन उनको कहाँ से शक्ति मिलती है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। ठीक है, कौन देते हैं शक्ति? लोग ही देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी पड़ती है। तो क्या होता है कि जब हम चुनाव करके जो हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं तो फिर उनको हम अधिकार देते हैं कि वो निर्णय लें और फिर वो कानून बनाते हैं, और जो कानून बनाती है उसके लिए उनको जनता को भी सफाई देना पड़ता है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। तो जो राजतंत्र होता है उसमें किसके पास शक्ति रहती है? राजा और रानी के पास जो है शक्ति रहती है। वो जो बोल देते हैं वही होता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भी उन्हीं के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। तो जिस तरह से लोकतंत्र में अगर जनता सवाल करे सरकार से कि आपने यह कानून क्यों बनाया है तो उनको जवाब देनी पड़ती है, उस तरह की जवाब जो है राजतंत्र में नहीं देना पड़ता राजा रानी के द्वारा। जैसे कि पहले था हमारे यहाँ, जब राजा रानियों के शासन थे तो उनको जनता को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं होती थी। वो जैसा उनको मन करता था वैसे कानून वो लागू कर देते थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। तो क्या दिया हुआ है? लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि भागीदारी होगा तभी जो है हम बता पाएंगे कि हमारे लिए क्या कौन सा निर्णय सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो है तो इसीलिए है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी और
और क्यों? तो जो शासन व्यवस्था है हमारे वहाँ वही शासन व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है जनता के लिए अच्छा है। मतलब लोगों को सरकार के प्रति जवाबदेही सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। सरकार जो भी काम करती है वो लोगों को उनके बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ती है। तो यही शासन व्यवस्था, लोकतंत्र व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। नीचे दिए गए कथनों में से गलतियां हैं, उन्हें सुधार कर लिखिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने का छूट होता है। यह कथन गलत है। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। ऐसा किसमें होता है? लोकतंत्र में होता है। राजतंत्र में अपना पसंद का नेता चुनने की आज़ादी नहीं होती है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा किसमें होता है? राजतंत्र में होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में राजा के पास नहीं होता है शक्ति, वो तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये कथन भी गलत है। राजा रानी द्वारा जो निर्णय लिया जाता है राजतंत्र में, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं चुनाव प्रक्रिया दिखाया गया है। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक बार वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य, तो जिनके 18 वर्ष हो चुके हैं उन्होंने मतदान किया होगा तो उनको पता है कि इस तरह से वहाँ पर एक निशान लगा दिया जाता है उंगलियों पर, ताकि वो जो है एक ही बार वोट दे सके। आगे देते हैं लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताए जा चुके हैं कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करते हैं। तो इसमें क्या होता है? लोकतंत्र में लोग खुद ही लोगों के द्वारा ही अपने ऊपर शासन होता है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाती है। तो जैसे कि हमारे गांव में भी हम सरपंच, उप सरपंच का चुनाव करते हैं, तो फिर वो लोग बाद में निर्णय लेते हैं। तो इसी प्रकार से सरकार में होता है। सारी जनता के निर्णय लेते हैं जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं वो लोग। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। मतलब सभी वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, 18 वर्ष हुए हैं, उनको अगर वोट देने का अधिकार नहीं है तो वो पूरी तरह खुद को लोकतांत्रिक नहीं कह सकेगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अब आपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। तो पहले क्या होता था? तो गरीबों को और औरतों को और अशिक्षितों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता था। सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था जिनके पास जो है अपनी संपत्ति होती थी और जो लोग पढ़े लिखे होते थे। तो उन्हीं के द्वारा जो गिने चुने लोग जो वोट देते थे उनसे ही सरकार बनती थी और नियमों को बनाते थे। तो भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में
गंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति या वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। तो गांधी जी ने इस बात पर अपना असहमति व्यक्त किया था। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से कमा सकता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये चीज़ जो है गांधी जी ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि वोट फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए भी वोट के लिए काफ़ी संघर्ष किया गया। ये जो है संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के संघर्ष करना पड़ा। भागीदारी के लिए क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। विदेशों में जो अमेरिका है, यूरोपियन देशों में महिलाओं द्वारा संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। कब? इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हमें लिखने के लिए महिलाओं के अधिकारों के बारे में जब भी निबंध लिखेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और इस चैप्टर में आगे भी इससे संबंधित प्रश्न हमको मिलेंगे। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजों में इसे क्या कहते हैं? सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सारे पुरुष लोग युद्ध लड़ने चले गए, फिर पुरुषों का काम करने के लिए किनको बुलाया गया? महिलाओं को बुलाया गया। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर यह पुरुषों के काम माने जाते थे, उनको महिलाओं के द्वारा किया गया। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो हमने यहाँ तक इस अध्याय को पढ़ लिया है, सरकार क्या है, और इसके बाद जो है इन अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो इसके बाद इस वीडियो के नीचे अभ्यास प्रश्नों को हल सहित वीडियो रहेगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग को हेल्पफुल होता होगा तो दूसरे स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि शिक्षा ही हमारे बेहतर भविष्य को बना सकती है। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत